राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, हो राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी न दिया कि तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हाँ जी, ताली बजा के, मीठी मीठी ताली के साथ सारे बच्चे बोलेंगे। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए,
हाँ जी, मीठी मीठी ताली के साथ, ऐसा मीठी मीठी ताली इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ जी, ओ श्री राधे वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधे। वेरी गुड इवनिंग गौतम, वेरी गुड इवनिंग तमन्ना, कोमल, प्रीत, अमृता, तुषार, अतुल। सर जी एक बात बताओ, कल वाली आरटीपी खत्म हो गई क्या? नहीं, आज खत्म हो जाएगी जी। आज वो वाली आरटीपी खत्म हो जाएगी तो कल हम दूसरी आरटीपी करेंगे। कल हम जो करेंगे वो दूसरी आरटीपी करेंगे जी, ठीक है। कल हमारे कुछ क्वेश्चन बैलेंस बचे थे ना, जो आपको मैंने होमवर्क दिए थे, आई थिंक आप सबने होमवर्क किया होगा, ठीक है। बट एक बार उसको दोबारा से करेंगे और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो भी हम यहाँ पे लिख के देखेंगे, ठीक है। आ जाओ सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। कैसन आहा था माजा माँ? हाँ, माँ का माजा आ रहा है बहुत ज्यादा। तुम का बतात रही, हम यूं तूफान की तरह उड़त रही, माँ का माजा आत रही, माजा। हाँ जी, दिसंबर के लिए है जी, बिल्कुल है जी, 100% है जी, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया जी, राधे राधे सत श्री अकाल। आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। अच्छा, कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहां तक हमने कंप्लीट किया था ना, है ना। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहां तक हमने कंप्लीट किया था। आज वाली क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट आज हमें यहां से देखना है जी, ठीक है। आ जाओ एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम यहां पे देखते हैं। तो सारे के सारे बच्चे यहां पे देखना स्टार्ट करो, ये बी पार्ट क्या कह रहा है। वही बात कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो सोना बैंक लिमिटेड। अब सोना बैंक लिमिटेड यहां पर क्या है? कंपनी है, ठीक है। ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एक ये बैंक है, हैज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने की डिटेल आपको यहां पे दी हुई है। अब चेक करो यहां पे क्या लिखा है। वो कह रहा है एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 100 लाख रुपए का लोन दिया। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, पहली बात तो लोन दिया तो लोन का मतलब मनी। याद करो हमने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन की थी। अब गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन के अंदर मैंने कहा था मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स की डेफिनेशन में कवर है ना सर्विस की डेफिनेशन में कवर है। और वहां पर आपको मैंने लोन बताया भी था। इट मींस अगर मैंने तुम्हें 100 लाख रुपए का लोन दिया, मैंने 100 लाख रुपए दिए, तुम्हारे पास 100 लाख रुपए आ गए, इसके लिए एडिशनल कंसीडरेशन जो है वो इंटरेस्ट है। बट यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लोन की बात हो रही है। तो ये मत कह देना कि 100 लाख रुपए एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट नहीं भाई, ये सप्लाई से ही बाहर है। मैं दोबारा बोल दूं, बहुत सारे बच्चे यहां पे जब नील लिख के आएंगे ना, तो नील में रीजन ये लिख के आएंगे कि ये लोन है, लोन जीएसटी में एग्जम्प्ट है, तो तुम्हारा 1 नंबर कट जाएगा। बस ये पर ध्यान देना। मैं दोबारा कह रहा हूं, तुम्हारा 1 नंबर बिना मतलब कट जाएगा। गलती से एग्जम्प्ट मत बोल के ना, ये सप्लाई से ही बाहर है, मतलब गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से ही बाहर है। अब जब गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है तो जीएसटी का मतलब ही नहीं है। एग्जम्पशन तो बहुत बात की बात है, क्योंकि लोन मनी है और मनी ना तो गुड्स है ना सर्विस है, इसलिए वो यहां से बाहर है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन द सैंक्शन ऑफ लोन। अब जैसे आपने घर के लिए लोन लिया, अब उस लोन पे सैंक्शन करने के लिए बैंक वालों ने प्रोसेसिंग फीस चार्ज की, तो क्या प्रोसेसिंग फीस जीएसटी में एग्जम्प्ट है? आंसर इज नो। याद करो, लोन के बदले में जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट जीएसटी में एग्जम्प्ट है। मैं दोबारा बोलूंगा, लोन के बदले में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जीएसटी में एग्जम्प्ट है, बट जो लोन को सैंक्शन करने के लिए प्रोसेसिंग फीस ली गई है बैंक के द्वारा, उस प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी की बातें होती हैं। तो यहां पे प्रोसेसिंग फीस है, यस, इस पे जीएसटी लगेगा। आगे जी, कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन बैंक गारंटी। अब बैंक गारंटी देने पर कमीशन कलेक्ट किया, तो कमीशन अगर कलेक्ट किया तो भैया सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? बिल्कुल जीएसटी लगेगा जी। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक।
याद करो हमने रेगुलर बैच के अंदर भी डिस्कस किया था कि लोन के बदले में जो इंटरेस्ट है वो जीएसटी में एग्जम्प्ट होता है, बट क्रेडिट कार्ड के बदले में जो इंटरेस्ट होता है वो जीएसटी में एग्जम्प्ट नहीं होता, वो जीएसटी में टैक्सेबल है। तो क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट जो है वो जीएसटी में टैक्सेबल है, इस पे जीएसटी लगेगा। फिर वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। अब बताओ हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट है, तो हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट है तो लोन पे इंटरेस्ट है, उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, उस पे कोई जीएसटी की बात नहीं होगी, इस पे जीएसटी क्रॉस है। अब यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, यहां पे भी नहीं लगेगा। यहां क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो मनी है, मनी ना तो गुड्स है ना सर्विस है। यहां पे जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पे लोन का इंटरेस्ट है। नो डाउट ये सर्विस है, बट गवर्नमेंट कह रही ये सर्विस जो है एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, इसलिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ के आ रही है? तो उसने फिर आपसे वैल्यू मांगी है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 20 और 30 50 और 40 90 करोड़ रुपए की वैल्यू यहां पे निकल के आ रही है, जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल होगा जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकता हूं। तो एक बार ऐसा करते हैं, पहले सारे आंसर एक बार देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इसको प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखना कैसे है, ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, रीजन क्या लिखना है, तो वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब एक बार अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? आओ जी, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट चेक करो, वो क्या कह रहा है? कह रहा है रन विजय एसोसिएट रजिस्टर्ड इन गुजरात डील्स इन इंडस्ट्रियल ग्रेड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। ठीक है, द प्रोप्राइटर ऑफ द रणविजय एसोसिएट सोल्ड टीएमटी आयरन बार, जीएसटी एप्लीकेबल जो है वो 18% है, टू ए रिटेलर इन महाराष्ट्र एट वैल्यू 40,000। ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसमें जीएसटी उसने नहीं लगाया। एज पर द एग्रीमेंट ऑफ सेल गुड्स आर टू बी डिलीवर एट द प्रीमाइसेस ऑफ द रिटेलर, मतलब गुड्स जो है वो रिटेलर की प्रीमाइस पे भिजवाए जाएंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि साथ में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी होगी। अब अगर साथ में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी होगी, तुमसे बेस्ट कोई नहीं कह सकता कि ट्रांसपोर्टेशन को भी वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। याद है सेक्शन 15, तो 15 में जो इंसिडेंटल खर्चे होते हैं उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7,000 हैज बीन चार्ज सेपरेटली टू द डिलीवर द सेम टू द रिटेलर इन महाराष्ट्र। ठीक है, इन द अबव सिनेरियो डिटरमाइन वेदर ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर जीएसटी। क्या इस केस में ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, आपको यह बताना है। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होती है, उस केस में ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 तक होती है, उस केस में ई-वे बिल जो होता है ऑप्शनल होता है। और जब मैं कंसाइनमेंट की वैल्यू की बात करता हूं, तो कंसाइनमेंट की वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू आप सेक्शन 15 में निकालते हो, जो वैल्यू आप सेक्शन 15 में निकालते हो, उसके बेस पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें लेनी है। मतलब टैक्सेबल वैल्यू लेनी है, उसमें जीएसटी लेके चलेंगे, उसमें सेस अगर लगेगा तो सेस लेके चलेंगे, फिर हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एग्जम्प्टेड सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, 40,000 रुपए का सामान है, 7,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन है, तो एक तरह से कॉम्पोजिट सप्लाई है। अब अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है तो 7,000 रुपए वैल्यू की उसने सेपरेट चार्ज की है, तो क्या वो वैल्यू में इंक्लूड होंगे? बिल्कुल होंगे। तो 40,000 प्लस में 7,000 कितने हो गए? 47,000। अब जीएसटी किस पे लगेगा? 47,000 पे लगेगा जी। अब अगर जीएसटी 47,000 पे लगेगा 18%, तो 55,460 रुपए की वैल्यू आ रही है इंक्लूडिंग जीएसटी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, 55,460 रुपए की वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी आ रही है, तो क्या 50,000 से ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। तो इस केस में ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 100% पड़ेगी। बस ये पर ध्यान दो। ये जो नालायक बच्चा है, कौन है यहां पर? तुषार। ओए कैसन आहत, आहत पहत कर दूंगा, ध्यान रखना नालायक, आंसर गलत नहीं देना। क्या कर रहे हो ये नालायक? इधर सुनो ध्यान से जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि यहां पर 55,460 रुपए की वैल्यू है, तो 55,460 जो है यहां पर 50,000 से ऊपर की बात हो रही है, उस केस में ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। बस ये पर ध्यान दो। सर इसमें 5 मार्क्स के लिखने का क्या है? एक लाइन में खत्म हो। मेरा बच्चा इधर अभी इसको एक लाइन में खत्म करेंगे। जब लिखवाऊंगा ना तो फिर ये मत कहना इतना लिखना पड़ेगा गाबशर। हाँ, अभी इसको एक लाइन में खत्म करेंगे, ठीक है ना? एक लाइन में भी खत्म कर देंगे, ठीक है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। ये बात क्लियर होगी। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, इस केस में ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कंसाइनमेंट की वैल्यू जो है 50,000 से ज्यादा है, इसलिए ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट यहां पे होगी जी। कंफर्म? डन। चलो अगले पॉइंट पर आओ।
अब अगले पॉइंट पर आओ, पॉइंट नंबर बी देखो, यहां पर पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर बी कह रहा है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एक्शन सर्विस लिमिटेड दिल्ली एक्सीड 20 लाख रुपए 12 अगस्त को। लो जी, 12 अगस्त को 20 लाख रुपए की टर्नओवर क्रॉस हो गई है। तो 12 अगस्त को 20 लाख रुपए की टर्नओवर क्रॉस हो गई है, तो मतलब वहां पर वो लाइबल हो गया, क्योंकि सर्विस वाले केस में 20 लाख रुपए की लिमिट है। अब अगर सर्विस वाले केस में 20 लाख की लिमिट है, तो जहां पे लाइबल हुआ, इसके 30 दिन के अंदर मैंने कहा था अप्लाई करना जरूरी होता है। अब 12 अगस्त को वहां लाइबल हुआ है, अप्लाई किया उसे 3 सितंबर को। तो अगर अप्लाई किया 3 सितंबर को, तो क्या विद इन 30 डेज किया? यस। और अगर विद इन 30 डेज अप्लाई किया, तो इफेक्टिव कब से माना जाएगा? जब से लाइबल हुए। मैं दोबारा बोलूंगा, इफेक्टिव कब से माना जाएगा? जब से वो लाइबल हुआ। तो लाइबल कब से हुआ? 12 अगस्त से। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो बनेगी वो बनेगी 12 अगस्त। ठीक है नी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? 12 अगस्त बनेगी। तो पहली बात तो उसने पूछा आप हमें बताओ इफेक्टिव डेट क्या बनेगी, तो इफेक्टिव डेट जो बनेगी 12 अगस्त बनेगी। एक आंसर तो ये हो गया। फिर उसने बोला इट हैज ऑल्सो साउट योर एडवाइस रिगार्डिंग पीरियड ऑफ इश्यूएंस ऑफ रिवाइज इनवॉइस। तो क्या इस केस में रिवाइज इनवॉइस की बात भी होगी? बिल्कुल होगी जी। याद करो सेक्शन नंबर 31, आपको मैंने कहा था कि इस केस में आपको इनवॉइस रिवाइज करने पड़ेंगे। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना, 12 अगस्त को आप लाइबल हुए, 3 सितंबर को आपने अप्लाई किया, 6 सितंबर को आपको आरसी मिली, तो इफेक्टिव कब से बनेंगे? 12 अगस्त से। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है? 12 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक के ये सारे के सारे इनवॉइस रिवाइज करने पड़ेंगे। और कब रिवाइज करने पड़ेंगे? जब से मुझे आरसी मिली, वहां से 1 महीने के अंदर मेरे को सारे इनवॉइस रिवाइज करने पड़ेंगे। तो अब ये 6 सितंबर है, तो अब ये मान लो 6 अक्टूबर तक मेरे को सारे के सारे ये वाले इनवॉइस रिवाइज करने हैं। बस ये पर ध्यान दो। मैं दोबारा बोलूंगा, मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि 6 अक्टूबर तक मेरे को सारे के सारे इनवॉइस यहां पे रिवाइज करने पड़ेंगे। मतलब विद इन 1 मंथ मेरे को सारे इनवॉइस यहां पे रिवाइज करने हैं। तो यहां से लेके यहां तक के जितने भी इनवॉइस होंगे, यहां से 1 महीने के अंदर मेरे को सारे इनवॉइस रिवाइज करने हैं। तो ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी? पक्का पक्का, चलो बहुत बढ़िया जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब आगे ये क्वेश्चन तीनों के तीनों थ्योरी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ये तीनों के तीनों थ्योरी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला तो वो कह रहा है स्टेट द एक्टिविटी विच आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। और भाई साहब पूरा का पूरा शेड्यूल 1 लिख के आना है, पूरा का पूरा शेड्यूल 1 लिख के आना है। याद है शेड्यूल 1 में क्या था कि एक्टिविटी को हम सप्लाई मान लेंगे चाहे बदले में कंसिडरेशन ना हो। याद हो शेड्यूल 1 के 4 पैरा, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड वाला। फिर पैरा 2 गुड्स और सर्विस की सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो लिख के आना है। फिर पैरा 2 में एक बात और थी, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को सप्लाई करेगा 50,000 तक तो वो सप्लाई नहीं बनेगी, 50,000 से ऊपर करेगा तो फिर वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगी। फिर पैरा 3 था प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। फिर पैरा 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला पॉइंट। वो चारों के चारों पैरा यहां पे लिख के आने हैं। 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब वो कह रहा है या तो ये क्वेश्चन कर लो या फिर ये वाला क्वेश्चन कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अंडर द जीएसटी लॉ टैक्सेस ऑन टैक्सेबल सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू ए बिजनेस एंटिटी इन इंडिया आर पेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, स्टेट द एक्सेप्शन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। क्या कहना चाह रहा है? हेलो भाई साहब, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, तुम यहां पे गलती करोगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है कि जहां पे गवर्नमेंट अगर सर्विस की सप्लाई करती है ना, तो नॉर्मली वहां पे रिवर्स चार्ज है। वो ये बात कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट जहां पे सर्विस की सप्लाई करती है वहां पे नॉर्मली रिवर्स चार्ज है, मतलब रिसीवर जीएसटी पे करता है। क्या इस पॉइंट की कोई एक्सेप्शंस भी हैं? बिल्कुल हैं। अब मैं तुम्हें एक्सेप्शन गिनवाता हूं। याद करो हमने रिवर्स चार्ज में एक सर्विस की थी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस। अब वहां पे लिखा था कि अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देती है रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में रिवर्स चार्ज है। अब सोच के बोलो, अगर वही रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगी, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज है। तो पहली एक्सेप्शन तो ये हो गई, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज। और कौन सा केस होगा? याद करो पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस, याद करो पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस और रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विस अगर दी जा रही है, फॉरवर्ड चार्ज है। पोस्टल डिपार्टमेंट तो रिवर्स चार्ज से बाहर था,
पोस्टल डिपार्टमेंट और अपना रेलवे डिपार्टमेंट बाहर था, फॉरवर्ड चार्ज है। फिर या तो पोर्ट और एयरपोर्ट, याद है पोर्ट और एयरपोर्ट से रिलेटेड सर्विस जो है फॉरवर्ड चार्ज है। फिर अगला पॉइंट यहां पे निकल के आता था, अगर आपको याद आ रहा हो, पोर्ट एयरपोर्ट से अगला पॉइंट हमारा भाई मेरे यहां पे निकल के आता था, नेक्स्ट पॉइंट था वो वाला, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो है वहां पर भी फॉरवर्ड चार्ज है। तो वही पॉइंट तो यहां पे लिख के आने, उसने बोला वैसे तो रिवर्स चार्ज है भाई, गवर्नमेंट की सर्विस पर वैसे तो रिवर्स चार्ज है, इसकी कुछ एक्सेप्शन हमें बता दो जहां पे फॉरवर्ड चार्ज है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको यहां पे लिख के आने हैं। बात समझ में आ रही है? अभी मैं इसको लिखवा भी दूंगा। तो यहां पे 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। पहली बात तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा पोस्टल डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विस, फिर पोर्ट और एयरपोर्ट वाली सर्विस, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाली सर्विस। इस केस में गवर्नमेंट ये बात कह रही है फॉरवर्ड चार्ज की बातें होती है। अब अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट क्या है वो कह रहा है, हु कैन बी रजिस्टर्ड एज जीएसटी प्रैक्टिशनर अंडर 48। बताओ जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है? याद है जीएसटी प्रैक्टिशनर सेक्शन नंबर 48, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, फिर उसके बाद उसने अपना साउंड माइंड हो, इंडियन सिटीजन हो, कन्विक्टेड बाय कोर्ट ना हो, और फिर वो उनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, वो सेल टैक्स ऑफिसर हो साथ में, या तो सेल टैक्स ऑफिसर हो, या प्रीवियस लॉ में वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर रहा हो, या फिर आपका सीए सीएस सीएमए के फाइनल एग्जाम क्लियर हो चुके हो। याद है वो कंडीशन? तो वही कंडीशन यहां पे लिख के आनी है कि सेल टैक्स प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है। तो ये पॉइंट्स आपके यहां पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब मेन मुद्दा तो ये है, इसको लिखना कैसे है। सबसे बड़ा क्लेश तो लिखने का है। जैसे बच्चे ने कहा था ना, एक लाइन में खत्म हो जाएगा, तो 5 नंबर किसके मिलेंगे? सुनो 5 नंबर किसके मिलेंगे, अब लिखो यहां पे जी। तो यहां पे लिखना स्टार्ट करते हैं, आओ जी। सबसे पहला हम यहां पे सेकंड का यहां पे बी पॉइंट लिख रहे हैं जी, सेकंड का बी पॉइंट जिसमें वैल्यू निकालनी है। लिखो यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सोना बैंक लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी। अच्छा ये ना बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया था, सर क्या ये लिखना जरूरी है? क्या इस लाइन के लिखने के नंबर हैं? 1 नंबर है इस लाइन को लिखने का। तो बच्चा कहता है बस ठीक है, मैं तो हर क्वेश्चन में एक लाइन लिखाऊंगा, कम से कम 20-25 नंबर तो आ जाएंगे। एक लाइन 1 नंबर तब मिलेगा जब आगे लिखोगे, ठीक है ना, जब आगे लिखोगे, टेबल बनाओगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे। मतलब ना लिखने का वो 1 नंबर काट लेगा, खाली लिखने का तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। ये भूल जाओ, कहीं तुम सोच रहे हो कि खाली मैं लाइन लिख के आ जाऊंगा तो 1 नंबर मेरे को मिल जाएगा। नहीं, नहीं लिखोगे नंबर कंफर्म कटेगा। ये तो 100% है कि नंबर कंफर्म कटेगा ही कटेगा। लिखोगे खाली और बाकी ब्लैंक छोड़ दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। कहीं तुम सोचो कि मैं ऊपर वाली खाली लाइन लिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अब यहां पे आ जाओ, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और यहां पे बात आ रही है अमाउंट्स। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब यहां पे चेक करना, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है यहां पे हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड टू कस्टमर्स। हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड टू कस्टमर। लोन इज मनी एंड मनी नॉट कवर्ड in the definition of goods and services, hence
इट इज नॉट ए सप्लाई। तो अगर ये सप्लाई नहीं है तो यहां पर नील आएगा जी, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा जी, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। सर यूट्यूब पे भी लेक्चर रखो प्लीज। तो बेटे ये कहां पे लेक्चर हो रहा है? मेरे ख्याल से तो इसको तो अभी थोड़ी देर पहले तक तो इसको यूट्यूब भी कहते थे, पता नहीं अब इसको क्या क्या बोलते हैं, शायद नाम चेंज कर दिया क्या है, नाम चेंज हो गया इसका। आगे लिखो नेक्स्ट, प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड ऑन सैंक्शन ऑफ लोन। ठीक है जी, प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड ऑन सैंक्शन ऑफ लोन। अब यहां पे लिखो जी, इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड प्रोसेसिंग फीस, हेंस इट इज टैक्सेबल। इसलिए वो टैक्सेबल है। और कितना है जी यहां पे? 20 करोड़ है जी, यहां पर कितना है? 20 करोड़ है। तीसरा पॉइंट, कमीशन कलेक्टेड ऑन बैंक गारंटी। अब यहां पे लिखो एनी कमीशन, एनी कमीशन collected over and above interest on loan is not exempt अंडर जीएसटी। तो ये कितना है? 30। तो ये भी टैक्सेबल है जी। सर ये लेक्चर नहीं कह रहा, पूरा सिलेबस वाले बता रहा जो आपने। अच्छा मतलब पूरा बैच यूट्यूब पे कर दूं, मतलब ये कहना चाह रहे हो भाई रेगुलर बैच यूट्यूब पे लेके आ जाऊं? भाई जो मेरा 300 घंटे का रेगुलर बैच है वो यूट्यूब पे ले आऊं और मैं अपना घर वर बेच दूं, गुरुद्वारे के बाहर कंबल ओढ़ के सोया करूं और राजू कलाकार बन जाऊं। तुझे चूड़ियां, राजू कलाकार बन जाऊं, फिर मेरे को टी सीरीज वाले ले लेंगे, वहां से मुझे पैसे आ जाएंगे। ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? ओ ओके, चलो ट्राई करूंगा। आगे लिखो यहां पे इंटरेस्ट नालायक, इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक। यहां पे आ गया 40। ठीक है जी, यहां पे आ गया 40। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट में लिखो, अब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड इज नॉट एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड का वो एग्जम्प्ट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। सर यूट्यूब से भी मिल ही रहे हैं आपको? बताओ जी, जिसने मेरा यूट्यूब चैनल देखा ना एक बार बता दो कितने मिल रहे हैं। ये तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली हुई, कितने मिल रहे हैं बेटे? अगर 300 रुपये महीने में तेरा घर चल जाएगा तो डाल देता हूं। मेरी हर वीडियो से पहले गाना है नालायक। एक तो अब छोड़ो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन। अच्छा अब हाउसिंग लोन वाला है जी, हाँ जी हाउसिंग लोन वाला है। अब अगर हाउसिंग लोन वाला है तो यहां पर बताओ जी, अब यहां पे सर्विसेज बाय वे ऑफ लोन इज so far as the consideration
as the consideration is represented by way of interest is exempt under GST. इज एग्जाम्ड अंडर जीएसटी। तो यहां पर आएगा नील जी, यहां पर आएगा नील। ठीक है जी, यहां पे नील आएगा। ठीक है, चलो बेटे पढ़ने पे ध्यान लगाओ। अगर इसको रिवीजन क्लास से ही पढ़ लोगे ना तो भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, रिवीजन क्लास भी सही तरीके से पढ़ लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। पढ़ लो, यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो जी यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया जी, 90 करोड़ रुपए आ गया जी। तो आपकी 90 करोड़ रुपए की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, 90 करोड़ रुपए की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, डन। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे वो कंसाइनमेंट वाला पॉइंट हम लिख रहे हैं जो ईव बिल वाला पॉइंट था। अब लिखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था वो 3, सॉल्यूशन नंबर 3 का ए पॉइंट लिखो यहाँ पे। अब जो बच्चा कह रहा था ना कि सर एक लाइन में तो इसका आंसर आ रहा है तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, अब सुनो ध्यान से क्या लिखना पड़ेगा। पहले तो लिखोगे प्रोविजन उसका। अब लिखो यहाँ पे प्रोविजन जी, एज पर रूल नंबर 138 of CGST rules, e-way bill is required if movement is in relation to supply or other than supply and consignment value exceed ₹50,000 एंड कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड ₹50। सर क्या लिखें, एज पर सीजीएसटी रूल 17 लिख सकते हैं, सेक्शन या रूल याद नहीं है तो नहीं। अगर सेक्शन या रूल याद नहीं है तो एज पर दी रेलिवेंट प्रोविजन लिखो बस, एज पर दी रेलिवेंट प्रोविजन लिखो बस। ठीक है, अब उसके आगे लिखो जी यहाँ पे मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। अब जो कंसाइनमेंट वैल्यू है उस कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या है, लिखो यहां पे जी। कंसाइनमेंट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू अंडर सेक्शन 15 प्लस जीएसटी एंड सेस। अब यहां पे एक बार चेक करना जी, in this question supplier takes responsibility of transportation. Supplier take responsibility of transportation. Hence, transportation cost shall be included in value as per section 15(2). As per section 15(2) जी। अब
कंसाइनमेंट वैल्यू यहां पे कितनी बन गई जी? वैल्यू ऑफ गुड्स आपने कितनी निकाली? 40,000 प्लस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ गई? 7,000। ठीक है जी, 7,000 आ गया। तो ये आपकी 47,000 जो है वो टैक्सेबल वैल्यू आ गई। फिर यहां पे प्लस में जीएसटी @18%। अब 47,000 रुपए का 18% आ गया आपका 8460। अब यहां पे आपकी आ गई कंसाइनमेंट वैल्यू 55460। ये कंसाइनमेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू आ गई। अब जो कह रहा था कि एक लाइन लिखनी है, चेक कर लो, ये सारा प्रोविजन लिख के आना पड़ेगा तब जाके नंबर मिलेगा आपको। अब यहां पे लिखो जी कंक्लूजन। अब कंक्लूजन लिखो जी, इन गिवन क्वेश्चन कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000, more than 50,000, hence e-way bill is मैंडेटरी। ई-वे बिल जो है फिर वो मैंडेटरी है। ठीक है जी, ई-वे बिल जो है फिर वो आपका मैंडेटरी है। ये पॉइंट आपको वहां पे लिख के आना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। कंसाइनमेंट वैल्यू का पूरा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं ना, आंसर ज्यादा बड़ा हो जाएगा 5 मार्क्स के लिए। नहीं, अगर टाइम है तो लिख दो, बट मेन टाइम आपके पास होना चाहिए। बट ये पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है जो लिखे हैं। इसके अलावा अगर तुम्हें कंसाइनमेंट वैल्यू को और डिफाइन करना है कर सकते हो, बट इतने लिखने के भी तुम्हें 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि पहले आपने प्रोविजन लिखा, फिर आपने वैल्यू निकाल के बताई, फिर आपने उसके बेस पे आंसर दिया, तब आपको नंबर मिलेंगे। बस ये पर ध्यान दो। नहीं विशाल, अगर वो भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है रजिस्ट्रेशन वाला। याद है रजिस्ट्रेशन वाला, इफेक्टिव डेट वाला। अब लिखो यहां पे जी इसका सॉल्यूशन। लिखो जी सॉल्यूशन, लिखो यहां पे जी। एज पर सेक्शन 25 ऑफ CGST एक्ट 2017, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज फॉलोज। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज फॉलोज। सर 3-4 मार्क्स का रहा तो भी इतना ही आएगा? हाँ, तो भी आपको इतना लिखना पड़ेगा, तो भी आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। अब यहां पे लिखो जी, इफ अ पर्सन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days from the liable of registration, from the liable of registration, then effective date of registration will be, बताओ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या बनेगी? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी, बताओ, डेट on which he become liable for registration, जब वो लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है जी, उसके बाद इफ अ पर्सन not apply for
रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days from the date of libel of registration, then effective date of registration will be the date of grant of registration सर्टिफिकेट। अगर 30 दिन में अप्लाई नहीं किया तो फिर इफेक्टिव कब से बनेगा? जब से आपको आरसी मिलेगा, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जी। निरंजन, ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्शन सीजीएसटी एक्ट के हैं, सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई के जो सेक्शंस हैं वो आपके आईजीएसटी एक्ट के हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्शन जो हैं वो सीजीएसटी के हैं। अब यहां पे लिखो जी, लिखो जी, इन गिवन क्वेश्चन टर्नओवर एक्सीड 20 lakhs ऑन 12 अगस्त, 12 अगस्त कुछ अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3rd September, that is within 30 days. Registration certificate grant on 6th September, 6 September। अब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो बनेगी वो बनेगी 12th अगस्त, सिंस अप्लाई विद इन 30 डेज, क्योंकि आपने अप्लाई कर दिया 30 दिन के अंदर। डिस्टिंक्ट पर्सन वाला भी सीजीएसटी में आता है, डिस्टिंक्ट पर्सन वाला भी सीजीएसटी में आता है। अब यहाँ पे इफेक्टिव डेट जो बनेगी वो 12 अगस्त बनेगी, ठीक है, क्योंकि आपने 30 दिन में यहां पे अप्लाई कर दिए। डन। अब यहां पे सेकंड पॉइंट रिवाइज्ड इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। अब यहां पे रिवाइज इनवॉइस की बात हो रही है, लिखो यहां पे जी, रिवाइज इनवॉइस must be issued within 1 month from the date of grant of registration certificate। जब वो सर्टिफिकेट मिलेगा जी, जब वो सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है जी। अब यहां पे लिखो जी टाइमलाइन। अब यहां पे एक बार बताना, टर्नओवर क्रॉस 20 लाख कब हुई थी जी? 12 अगस्त को। फिर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब हो गई? 12 अगस्त को, ठीक है जी। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया आपने 3 सितंबर को। ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 6 सितंबर को। अब यहां पे लिखो रिवाइज इनवॉइस का पीरियड कौन सा है, तो 12 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक ये इनवॉइस हमें रिवाइज करने पड़ेंगे जी।
ठीक है, 12 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक के इनवॉइस रिवाइज करने पड़ेंगे। लास्ट डेट टू इशू रिवाइज इनवॉइस यहां से बनेगा 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर बनेगा जी। ठीक है जी, 6 अक्टूबर बनेगा जी। तो ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। अब देखो लिखने को कितना मैटर है, मतलब तुम्हें लगता है ना कि सर हमारा एक वर्ड के बाद ही हाथ रुक रहा है, अब तुम्हें आई थिंक धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि क्वेश्चन को लिखने में क्या क्या लिखना होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, इस सीरीज का मोटिव सिर्फ ये है कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना सिखाना और तुम्हें क्वेश्चन में कितना लिखना है वो तुम्हें बताना। ठीक है ना, प्रैक्टिस भी हम साथ साथ कर रहे हैं, क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं ना भाई। आने वाले अभी 40 सेशन कम से कम हो गए, तो नाना करते भी अगर हम डेली 5-6 क्वेश्चन भी कर लें तो भी नाना करते भी हम 300-400 क्वेश्चन कर लेंगे। अब 300-400 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और अगर मान लो डेली बेस पे हम 3-4 क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो तुम्हें आइडिया लग रहा है कि लिखना उसमें क्या है, और यही तुम्हारे को पेपर में दिक्कत आती है। तो लिखने का कंटेंट बहुत है। अच्छा, अटरम शटरम भी नहीं लिख रहे, आप चेक करोगे उस प्रोविजन से रिलेटेड ही लिख रहे हैं, ये नहीं कहानियां गढ़ रही हैं, कहानी एक भी नहीं है, बट लिखने का तरीका है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। नहीं, नॉन टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं आती जी। 6 सितंबर क्यों आएगा भाई? 6 सितंबर से 30 दिन, 6 सितंबर से 1 महीना, तो 6 अक्टूबर तक आपको लास्ट डेट है ना, 6 अक्टूबर जी। ठीक है, चलो अब एक बार अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है अब नेक्स्ट? अच्छा, यहां पे ना ये क्वेश्चन नहीं मैं लिखवा रहा हूं, ये तो लिख लोगे ना, शेड्यूल 1। भाई शेड्यूल 1 तो पूरा लिखना है। अब शेड्यूल 1 तो एज इट इज लिखना है, इसके अंदर तो कोई ऐसा नहीं है सर इसमें क्या लिखना है। शेड्यूल 1 के चारों पैरा जो है वो पूरे कंप्लीट करने हैं। तो शेड्यूल 1 के चारों पैरा तुम इसको खुद लिख लेना, चारों पैरा तुम्हें पता है। जो लैंग्वेज वहां पे कोशिश करना सेम लैंग्वेज लिखने की, उसमें अपनी लैंग्वेज लिखने की कोशिश मत करना, मतलब कोशिश करना जो शेड्यूल 1 के चारों पैरा हैं उसको एज इट इज जो हमने क्लास में लिखा है सेम यहां पे लिख के आने। ठीक है ना, तो ये आप इसको ट्राई कर लेना, या वो खुद ट्राई करना है, जैसे क्लास खत्म होगी एक बार इसको लिख के देख लेना। अब यहां पे आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे आओ जी। अब इस वाले पॉइंट को लिखते हैं, लिखो जी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पॉइंट आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पॉइंट पे आओ। अब यहां पे लिखो जी, हियर इज द एक्सेप्शंस, हियर इज द एक्सेप्शंस। पहला, अब पहला पॉइंट यहां पे लिखो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, जीएसटी पेबल बाय गवर्नमेंट अंडर एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सिंस आरसीएम नॉट अप्लाई इफ सच सर्विस provided to unregistered person, unregistered persons। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा लिखो यहां पे, दूसरा है सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जीएसटी डिस्चार्ज बाय गवर्नमेंट अंडर आरसीएम, सॉरी अंडर एफसीएम, सच सर्विसेज स्पेसिफिकली एक्सक्लूड फ्रॉम आरसीएम। इसको तो आरसीएम से बाहर निकाला गया जी।
एफसीएम आरसीएम शॉर्ट में लिख दें या फुल फॉर्म? कोशिश करो फुल फॉर्म में लिखो जी। कोशिश करो फुल फॉर्म में लिख दो। अगर बाय चांस टाइम बहुत कम है तो बात एक अलग है, बट कोशिश करो शॉर्ट फॉर्म में ना लिखो तो अच्छा है। तीसरा, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द एयरपोर्ट और पोर्ट। जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सिंस specifically exclude from RCM। ये RCM से बाहर है जी, ये RCM से बाहर है। एंड फोर्थ यहां पे आ रहा है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय गवर्नमेंट। जीएसटी पेबल बाय गवर्नमेंट अंडर एफसीएम। जीएसटी पेबल बाय गवर्नमेंट अंडर एफसीएम सिंस सच services specifically excluded from RCM। इसको RCM से बाहर निकाला गया जी, इसको RCM से बाहर निकाला गया। डन, इसको लॉक कर सकते हैं जी। सर शिखर बैच यूट्यूब पर फ्री अपलोड रहेगा पूरा? कौन सा शिखर बैच? कनिका शिखर बैच कौन सा? शिखर बैच कहते हैं डेमो क्लासेस यूट्यूब पर हैं, पूरा बैच यूट्यूब पर नहीं है। ठीक है, डन, इसको लॉक करें। अब यहां पे आ जाओ, लास्ट पॉइंट जो है वो जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला कौन सा है? लास्ट पॉइंट जो है वो जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला कौन सा है? अब लिखो यहां पे जीएसटी प्रैक्टिशनर, लिखो जी सॉल्यूशन। अब यहां पे लिखो जी ए पर्सन shall be eligible to be। सर एक बार सिर्फ इसका क्वेश्चन समझा दो। उर्मिला इसका क्वेश्चन ये बात कहता है कि अगर कोई सर्विस गवर्नमेंट दे रही है तो नॉर्मली उस पे रिसीवर जीएसटी पे करता है, उसकी एक्सेप्शंस बताओ। वो ये कहना चाह रही, उसने बोला कि अगर कोई सर्विस गवर्नमेंट दे रही है नॉर्मली उस पे जीएसटी रिसीवर पे करता है, मतलब सामने वाला बंदा पे करता है रिवर्स चार्ज में, उसकी एक्सेप्शंस बताओ। एक्सेप्शन मतलब ऐसी सर्विस जो दे तो गवर्नमेंट रही है बट उस पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होता है, तो वो हमें यहां पे बतानी है। ठीक है, अब यहां पे लिखो, हाँ यहां पे ये आएगा 4A आएगा जी। ये 4 नहीं, 4A नहीं है, ये 4B है जी, 4B। A person shall be eligible to be a GST practitioner only if he is a citizen of India। he is of sound mind, मतलब वो पागल ना हो। he is not an insolvent, वो insolvent ना हो। he is not convicted by a competent कोर्ट।
दोषी ना हो जाए। सर ये ट्रांसपोर्टेशन वाला एक बार दोबारा बता दो। केत की ट्रांसपोर्टेशन वाला ये है कि अगर गवर्नमेंट गुड्स और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है उस केस के अंदर भी फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज नहीं है। एक बार रिवर्स चार्ज वाली एंट्री जाके देखो, उसमें था ना गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस दे रही है तो रिवर्स चार्ज है, अदर देन। तो अदर देन में लास्ट वाला पॉइंट यही तो था कि पैसेंजर और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन वाले केस के अंदर भी फॉरवर्ड चार्ज है, तो वही पॉइंट यहां पे लिखवाया मैंने। अब यहां पे देखो जी, अब यहां पे देखो, ये तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब यहां पे लिखो जी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यहां पे लिखो एनी वन मस्ट बी सेटिस्फाइड। इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। सर ये एमटीपी नंबर कितना है? एमटीपी 1 है जी, एमटीपी 1 है, ठीक है। अब यहां पे लिखो पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। पहली बात तो यहां पे रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट इन ग्रुप बी गेजेटेड रैंक और अबव फॉर 2 ईयर और मोर, ठीक है जी। जिसमें तुम हो नहीं, उसमें कम से कम 2 साल है उससे ज्यादा अपने आप क्या रहे हो, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के आप ऑफिसर रहे हो। दूसरा, बीच में और है, दूसरा एनरोल्ड सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेरर फॉर 5 ईयर और मोर इन ओल्ड टैक्स लॉज। जो ओल्ड टैक्स लॉज हैं उसमें या तो आप सेल टैक्स प्रैक्टिशनर रहे या टैक्स रिटर्न प्रिपेरर रहे 5 साल या उससे ज्यादा के लिए, या तीसरा होल्ड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट एटसेट्रा फ्रॉम इंडियन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आप इसमें कवर हो सकते हो जी। शायद आप आपने अगर बीकॉम कंप्लीट की है या एमकॉम तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है, तुम जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। या लास्ट केस क्या निकल के आ रहा है, पास्ट फाइनल एग्जाम ऑफ सीए, सीएस, सीएमए, या अगर आप इसके फाइनल एग्जाम क्लियर कर चुके हो तो आप यहां पे बन सकते हो। बस ये पर ध्यान दो जी। अब कंक्लूजन क्या है जी, यहां पे कंक्लूजन ये है, टू बी अ जीएसटी प्रैक्टिशनर ए पर्सन मस्ट बी fulfill 4 basic condition and any one qualification stated above। या ऊपर जो क्वालिफिकेशन दिया उसमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जी।
सर हो गई बीकॉम, सर बीकॉम बस डिग्री नहीं है, आज ही रिजल्ट है, तो बस डिग्री मिल जाएगी तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो जी। ना सर मैं सीए बनना पसंद करूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सीए बन जाओगे तो भी आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जी। ठीक है, तो अब मैंने इसको लिख के भी देख लिया। मेरी हैंडराइटिंग में ध्यान मत दो, अपनी हैंडराइटिंग पे ध्यान दो जो तुमने लिखा है, क्योंकि पेपर तुमने देने हैं, डिग्री मुझे मिल चुकी है आराम से, मेरे घर में सीए वाली डिग्री पड़ी है, तुम चेक करो तुम कैसे लिख रहे हो। ठीक है ना, मैं तुम्हें सिर्फ प्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या प्रोविजन लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर एग्जाम में और पर सर्कल बना सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं बनाना तो अच्छी बात है, बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी उसके बाद हुआ नहीं अभी जी। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, अभी ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब कल क्या करेंगे, कल MTP2 करेंगे हम। कल मई 25 की MTP2 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ना मैं कराऊंगा तो MTP मैं कराऊंगा तो, अच्छा याद है इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर इशू किए हैं, आपको पता है 8 मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने इशू किए थे। तो ये MTP करवाने के बाद ना, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, मतलब पहले हम MTP2 कर लेंगे कल, फिर जब वो MTP2 हो जाएगी उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं पहले से बता दिया करूंगा कि हाँ भाई इस चैप्टर को कल तुम्हें पढ़ के आना है, उस चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे। डन। इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर इशू किए हैं, तुम्हारे लिंक पे है तो हैं 8 मॉडल टेस्ट पेपर, जाके देखो तो सही। जो नोट फॉर ऑल बट फॉर ऑल वाली सीरीज मैंने पहले नहीं करवाई थी, अबे नया नहीं है नालायक, जो नोट फॉर ऑल बट फॉर ऑल वाली सीरीज मैंने पहले कराई थी, उसमें इनकम टैक्स के तो मैंने ऑलमोस्ट मॉडल टेस्ट पेपर कवर कर लिए थे, जीएसटी के मैंने पूरे कवर नहीं किए थे। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट वो सारे मैं यहां पे कवर कर दूंगा चैप्टर वाइज। सर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहां से करेंगे, ऐसे ही जैसे अभी हमने की नहीं, आरटीपी के अंदर एमसीक्यूज की है, एमटीपी के अंदर एमसीक्यूज की है, तो ऐसे ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, आईसीआई स्टडी मटेरियल से कराओगे क्वेश्चन, बिल्कुल जी, जितने सारे नहीं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल कराएंगे जी। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में, बाकी हम मिलेंगे कल सेम टाइम पर रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, और हर बच्चे के साथ में शेयर करना। वैसे बच्चे बहुत कम आ रहे हैं बट कोई बात नहीं, बट जो बच्चा देख रहा है मैं गारंटी दे रहा हूं उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, ये मेरा आपको वादा है। जिनको नहीं देख रहे अभी उनको पता नहीं इसका क्या नुकसान है, बाद में पता लगेगा, बट मैं बता रहा हूं जो देख रहे हैं उनका बहुत फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच जी।